नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो स्टैटिक जीके की क्लास इस YouTube चैनल पर स्टार्ट की जा रही है। इसके अलावा आप जानते हो कि अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में जीके का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जीके नहीं, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की सारी क्लासेस जो है आपको इसी YouTube चैनल पर निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जितने भी आप अपने दोस्त हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पास सारी की सारी क्लासेस को शेयर करते रहा करें ताकि वो भी इन क्लासेस को देख करके और निःशुल्क और घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो भी अच्छा है, तो आप वहाँ पर भी इन क्लासेस को देखते रहे, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। यदि क्लासेस अच्छी भी लगती है तो लाइक ज़रूर करते रहा करें। स्टैटिक जीके का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें आज एक नए टॉपिक पर अपन आ चुके हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत के यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल या धरोहर स्थल होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो टॉपिक है भारत के विरासत स्थल या विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल। विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल, ये आज का हेडिंग रहेगा। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि इनको सूची में कौन शामिल करता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाली एक संस्था होती है, एक आयोग है, उसका नाम है यूनेस्को। पहले यूनेस्को के बारे में जानेंगे, फिर भारत में अभी तक कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं और कब किए गए थे और कौन कौन सा क्षेत्र है शामिल किया गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पेपर में एक क्वेश्चन जो है इनका लगभग स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। विश्व धरोहर सूची जो है इसमें शामिल करने वाली एक संस्था होती है, उसका नाम आता है यूनेस्को। तो पहले हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को, इस यूनेस्को की जो स्थापना है, इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन भी इसको देखते हैं। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। यह यूनेस्को यूएनओ की एक शाखा है। यदि आपने यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें यूएनओ का एक अंग आता है जिसमें यूनेस्को भी शामिल है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। यूएनओ वाला पहला ही अपना टॉपिक था स्टैटिक जीके के अंतर्गत। यह यूनेस्को यूएनओ की एक शाखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्या है, शाखा है, एक शाखा है। इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्य होता है कि विश्व में जितने भी कल्चर के हिसाब से, सांस्कृतिक के हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से जितने भी अच्छे क्षेत्र होते हैं उनका संरक्षण देना इसका क्या होता है, कार्य होता है। तो शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार ये के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने इसका क्या होता है, कार्य। शिक्षा, संस्कृति, समाज विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, समाज विज्ञान, संचार और एक फिर इसमें आता है संस्कृति, प्रकृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका है कार्य भाई। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे एक लाल किला है दिल्ली का, ताजमहल है आगरा में, तो इनके संरक्षण से संबंधित जो कार्य करता है ताकि उनका आगे सुधार हो सके, पर्यटन के अंदर से अच्छा विकसित हो सके, वो जो कार्य करता है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है, ताकि उनमें अच्छे से संरक्षण उनको दिया जा सके। इस वजह से ये जो यूएनओ का एक भाग होता है, यूनेस्को गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। पेरिस, फ्रांस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है। तो सांस्कृतिक हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, सामाजिक विज्ञान के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से और वैज्ञानिक के हिसाब से, तो विज्ञान भी इसमें अपन जोड़ सकते हैं, विज्ञान आदि का संचार के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बढ़ावा देता है वो कौन देता है, यहाँ पर यूनेस्को देता है भाई। ठीक है, इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है वो आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं।
महानिदेशक आंद्रे ओजले, आंद्रे ओजले। अब यूनेस्को के द्वारा भारत जो है ये भारत के किन किन क्षेत्रों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यही अपना टॉपिक है। भारत के वे क्षेत्र जिन्हें क्या दिया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर यह पॉइंट है कि जो यूनेस्को को ऐसा लगता है कि अरे शिक्षा के हिसाब से, ये संस्कृति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से या फिर वैज्ञानिक के हिसाब से ये एक अच्छा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगे संरक्षण देना है, इसको आगे बढ़ावा देना है, तो उसके तहत वो इस धरोहर सूची में शामिल कर लेता है। तो हमारा टॉपिक है विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए भारत के क्षेत्र, वो अपने से पूछा जाएगा। अब भारत के कितने ऐसे क्षेत्र जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो वर्तमान में क्षेत्रों की संख्या कितनी हो चुकी है, 42। तो 2023 में संख्या 42 हो चुकी है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट अपने को देखना है, और शामिल करने वाला जो आयोग होता है, जो गठन होता है, विभाग होता है, कौन सा होता है इसमें, यूनेस्को। तो पहले हमने इसमें यूनेस्को को जाना है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, भारत में विश्व धरोहर सूची में शामिल, भारत में विश्व धरोहर सूची में शामिल क्षेत्र कितने हैं। भारत में यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो कितने क्षेत्र आते हैं, तो भारत में विश्व धरोहर सूची में शामिल क्षेत्र ये इनकी संख्या है टोटल 42। तो भाई इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 42। अब इन 42 को मैं 3 भागों में विभाजित करता हूँ। एक इसमें आते हैं सांस्कृतिक स्थल जिनकी संख्या अब हो चुकी है 34। तो 42 में से 34 तो सांस्कृतिक स्थल है, 34 सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक अर्थ है कि प्रकृति माध्यम से, प्रकृति ये इसका हुआ एक, तो एक वहाँ पर जो एजुकेशन है उसके लिए और एक साइंस के लिए, तो ये सांस्कृतिक स्थल हो चुके हैं। दूसरा इसमें से 7 जो आते हैं वो यहाँ पर प्राकृतिक स्थल है, जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 7 प्राकृतिक स्थल है, और एक ऐसा स्थल है जो इन दोनों से मिश्रित है। तो एक मिश्रित स्थल है, यानी सांस्कृतिक से भी मिला हुआ है और दूसरा प्राकृतिक से भी मिला हुआ। तो सांस्कृतिक प्लस प्राकृतिक स्थल जो है वो मिश्रित स्थल में इसकी संख्या कितनी आती है, 1। तो मिश्रित स्थल है आपका 1 भाई, 1 मिश्रित स्थल है। ये जो मिश्रित स्थल है ये कंचनजंगा है, और कंचनजंगा आप जानते हो कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम का यह स्थल जो है ये मिश्रित स्थल में आता है। संस्कृति के हिसाब से भी कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आप जानते हैं, कई बार पेपर पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात करते हैं अपन कि ये जो कंचनजंगा वाला है ये जो प्राकृतिक के हिसाब से बात करें तो बायोस्फीयर है, जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। अब बात करते हैं अपन इन 7 प्राकृतिक स्थलों की और 34 सांस्कृतिक स्थलों की। इनको कैसे किया गया था वो तो आगे आएगा ही, लेकिन इनके नाम और यहाँ पर देख लेते हैं। कई बार पेपर में क्या पूछा जाता है, इनके नाम पूछते हैं। तो एक तो हमने बता ही दिया, कंचनजंगा था, वो किस में आता है, प्राकृतिक, उसमें मिश्रित में। और अब बात करते हैं 7 प्राकृतिक स्थलों की। 7 प्राकृतिक स्थलों में सबसे पहले आता है एक पश्चिमी घाट। देखो 2 घाट होते हैं, पूर्वी घाट और एक आता है पश्चिमी घाट। यदि आपने ज्योग्राफी वाली क्लास देखी है मेरी वीआरबी एजुकेशन की अपने इसी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर, जब आप जाओगे तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा ज्योग्राफी वाला, उसमें हमने इस टॉपिक को पढ़ाया भी रखा है। ज्योग्राफी में टॉपिक आता है जिसके अंतर्गत हम इसको 2 भागों में बांटते हैं भारत के। तो एक तो आता है पूर्वी घाट और एक इसमें आता है पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से 2 घाट हैं। ये हो गया आपका पूर्वी घाट, यानी कि जहाँ बंदरगाह वगैरह ये होते हैं, क्षेत्र होते हैं। एक आता है पश्चिमी घाट। तो ये जो पश्चिमी वाला जो घाट है, इस पश्चिमी घाट को यहाँ पर 7 प्राकृतिक स्थलों में शामिल किया गया है। दूसरा बात करते हैं, एक आता है नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है, और यहाँ पर जो है नंदा देवी में यहाँ पर फूलों की घाटी है। तो यहाँ पर एक तो नंदा देवी और दूसरा कौन सा आता है, फूलों की घाटी, ये इसी के अंतर्गत आएंगे, उत्तराखंड में ही है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी ये भी आपके 7 प्राकृतिक स्थलों में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं एक सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन यहाँ पर नेशनल पार्क आता है हिमाचल प्रदेश में, वो शामिल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, वो इसमें शामिल है। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट आता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है,
मानस वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक स्थलों में शामिल है। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों एक लास्ट आता है इसमें, ये है भरतपुर जिले में आता है, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे केवलादेव घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के 7 जो है वो प्राकृतिक स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो इतना एक पॉइंट आया आपका प्राकृतिक, एक आया था इसके अंतर्गत हमने मिश्रित स्थल की बात की, और ये जो पॉइंट है आपका 7 प्राकृतिक स्थल। अब बात करते हैं भारत के 34 सांस्कृतिक स्थलों की और उनको कब सब किस वर्ष शामिल किया गया था वो भी। तो 34 सांस्कृतिक स्थल है और क्रम वाइज इनको अपने इसको पूछा जाता है, यानी ये पूछेगा 1983 में कौन कौन शामिल हुआ, 1991 में कौन शामिल हुआ, 2008 में कौन, 2005 में, 2023 में, 2021 में। इस प्रकार से आपसे डेट भी पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शामिल और कौन सा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन 1983 से। 1983 में सबसे पहले अगर यूनेस्को के द्वारा जिसको शामिल किया गया था वो है ताजमहल। आगरा में स्थित है ताजमहल, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इनकी पत्नी थी, उनका नाम था अर्जुबंद बानो बेगम, और उसको ही फिर इन्होंने मुमताज़ महल की संज्ञा दी थी। उसकी याद में बनाया गया था आगरा में ताजमहल, और आप जानते हो विश्व के 8 अजूबों में शामिल है। तो ताजमहल जो बनवाया गया वो सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 1983 में इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें पर आगरा का किला, तो आगरा का किला भी यहीं पर ही है, और एक इसमें 2 गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एक आती है एलोरा की गुफाएं, वो भी इसी में शामिल हुई थी। ताजमहल हुआ। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों इसमें आगरा का किला, तो ये आगरा का किला भी 1983 में शामिल किया गया था। तीसरा 2 गुफाएं आते हैं महाराष्ट्र में बच्चा, एक आती है अजंता की गुफाएं और दूसरी इसके अंतर्गत आती है एलोरा की गुफाएं। ये अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अब इनमें से 29 गुफाएं किस में है, 34 गुफाएं किस में है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे, क्योंकि एक टॉपिक आया था गुफाएं व स्मारक, उसके अंतर्गत मैंने अच्छे से आपके टॉपिक जो है क्लियर करवाया अजंता और एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से 29 गुफाएं किस में आती है और 34 गुफाएं किस में आती है, आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे। तो 1983 में यहाँ पर 4 चीजें जो है यहाँ पर शामिल की गई थी, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये 34 सांस्कृतिक स्थलों में 1983 में सबसे यहाँ पर ये शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1984 में। 1984 में एक आपको पता है विश्व का ही सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, प्रथम सूर्य जो मंदिर आता है वो है, और वो कहाँ पर स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो आपको याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस वर्ष शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में, तो वो शामिल किया गया था 1984 में। इसके अलावा महाबलीपुरम में जो स्मारकों का जो समूह है वो भी इसी समय शामिल किया गया। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम स्मारकों का समूह वो भी इसी समय क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है एक क्वेश्चन इनका। तो स्टैटिक जीके वैसे ही आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आती है। 1985 की बात करते हैं बच्चा इसमें। तो 1985 में यहाँ पर एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल किया गया, एक हमने बात की थी मानस राष्ट्रीय उद्यान और एक केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ। एक दोस्तों इसमें आता है मानस और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भी इसी समय 1985 में एक साथ इनको शामिल किया गया था एज ए सांस्कृतिक स्थलों के रूप में। 1986 में दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया था
फतेहपुर सीकरी, जिसको अकबर के द्वारा बसाया गया था, फतेहपुर सीकरी। और इस अकबर में यहाँ अकबर के द्वारा यहाँ पे दरवाज़ा बनाया गया था, बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? अकबर के द्वारा की गई थी, और अकबर ने इसको अपनी बाद में क्या बनाई थी? राजधानी भी बनाया था। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। फतेहपुर सीकरी 1986 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। यहाँ पर बच्चा एक किया गया था कि गोवा की चर्च जो होती है वो भी इसी समय इसमें शामिल की गई थी 1986 में ही, और एक हम्पी के स्मारकों का समूह यहाँ पर शामिल किया गया था। गोवा के चर्च या कॉन्वेंट, गोवा की चर्च या कॉन्वेंट को शामिल किया गया। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आता है हम्पी, हम्पी के स्मारकों का समूह इसी समय शामिल हुआ। हम्पी के स्मारकों का समूह भी इसी समय शामिल हुआ था 1986 में। उसके बाद बात करते हैं 1987 में, एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये इसमें शामिल हुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपन ने वहाँ पर भी पढ़ा था, लेकिन एक शामिल कब हुए ये भी मैंने आपको यहाँ साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में सबसे सर्वाधिक, सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी यहाँ पर याद रखिएगा आप, विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा इसमें शामिल किया गया था ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। बच्चा चोल शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे तो उनको इसमें शामिल किया गया तमिलनाडु में। तो एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आता है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ये जो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर है इसमें से 3 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया था। एक इसमें आता है एतरेश्वर मंदिर, एतरेश्वर मंदिर। दूसरा बच्चा इसके अंतर्गत आता है वृदेश्वर मंदिर, एतरेश्वर मंदिर, दूसरा है वृदेश्वर मंदिर और तीसरा है गंगईकोंडा, गंगईकोंडा मंदिर। तो इन तीनों को यहाँ पर इसी समय क्या किया गया था? इसमें शामिल किया गया था। जो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर है इसमें इनको शामिल किया गया है। एक आता है बच्चा इसमें पट्टदकल के स्मारकों का समूह। तो 3 चीज इसमें शामिल हुई थी, पट्टदकल के स्मारकों का समूह, वो भी इसी समय इसमें शामिल हुआ। पट्टदकल के स्मारकों का समूह भी 1987 में इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1988 की। 88 में नंदा देवी को शामिल किया गया उत्तराखंड में। 1988 में नंदा देवी पर्वतमाला जो है इसको इसमें शामिल किया गया है, उत्तराखंड में स्थित है। फिर है 1989 में, 1989 में जिसको शामिल किया गया वो है सांची का स्तूप, जो अशोक के द्वारा बनाया गया बिहार में। तो सांची बिहार में है, सांची का स्तूप, वो इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। महान सम्राट अशोक के द्वारा क्या गया था? इसका निर्माण किया गया था। 1989 के बाद सीधा फिर हम यहाँ पर पहुंचेंगे 1993 पर। और 1993 में बच्चा यह एक गुफाएं आती है, माफ कीजिएगा हुमायूं का मकबरा आता है और एक कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है वो इनको शामिल किया गया था 1993 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ये इसमें शामिल किया गया। दूसरा दिल्ली का लाल किला, और दिल्ली का लाल किला अपन ने बात करी ली थी, अब है दिल्ली का कुतुब मीनार, तो वो भी इसी समय शामिल किया गया था, जो कुतुब बख्तियार काकी की याद में। और इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा किया गया था? कुतुब बख्तियार काकी की याद में निर्माण हुआ था। और किसने निर्माण किया था? तो उसका सही आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है 1993 में, तो इनको शामिल किया गया यहाँ पर। उसके बाद है 1999 में भारतीय रेलवे को शामिल किया गया, और भारतीय रेलवे में भी वो है जो भारत की पर्वतीय रेलवे है। 1999 में भारतीय पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया इसमें। और इस भारतीय पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत 3 रेलवे को शामिल किया गया है। एक कालका शिमला रेलवे,
कालका शिमला पर्वतीय रेलवे, कालका शिमला पर्वतीय रेलवे। दूसरा इसमें शामिल किया गया है दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, और एक किया गया है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। ये 1999 में भारतीय पर्वतीय रेलवे यानी पर्वतों के ऊपर चलने वाली रेलवे को इसमें शामिल किया गया था, कालका शिमला, दार्जिलिंग, और फिर आती है इसमें नीलगिरी की। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 2001 में। 2001 में जो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो महाबोधि वृक्ष जो है बोध गया में स्थित है, तो महाबोधि को परिसर को इसमें शामिल किया गया। जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महाबोधि परिसर जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में है, उसको इसमें शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर परिसर को इसमें शामिल किया गया 2001 में, बोध गया बिहार में ये स्थित है। 2001 के बाद फिर सीधा आता है 2003 में, और 2003 में यहाँ पर दो भीमबेटका जो है, मैंने आपको गुफाएं स्मारक में पढ़ाया, वहां पर आप इसको अच्छे से देखिएगा। भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। भीमबेटका के रॉक शेल्टर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है 2003 में। 2003 के बाद फिर यहाँ पर अपने दार्जिलिंग, और इनका एक और पॉइंट देखिएगा, ये दार्जिलिंग जो था इसको 1999 में शामिल किया गया था, दार्जिलिंग को 1999 में शामिल किया गया, जबकि कालका शिमला जो है इसको 2008 में किया गया था, और नीलगिरी को 2005 में शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। अब है भारतीय रेलवे ही, तो आपको तीनों एक साथ यहाँ पर लिखवा दिया था। 1999 में दार्जिलिंग को, नीलगिरी को 2005 में, और कालका को 2008 में इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद 2001 और फिर 2003 के बाद फिर आए 2004 में। 2004 में एक स्थान आता है चंपानेर। अब चंपानेर जो स्थान है ये कहाँ पर पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आएगा पाटन गुजरात में है। यहाँ पर गुफा की पुरातात्विक पार्क है, उसका नाम आता है पावागढ़, तो एक इसमें शामिल हुआ था। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये यहाँ पर जो है कहाँ पर स्थित है, तो स्थान आता है पाटन गुजरात, याद रखिएगा गुजरात में है, पाटन में। तो ये इसको स्थापित किया गया था 2004 में, पावागढ़ वाला। एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था मुंबई महाराष्ट्र में, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जिसे पहले पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स भी कहा जाता था, विक्टोरिया टर्मिनल्स कहाँ पर स्थित है, तो आप बता दीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी 2004 में इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद फिर आया 2007 का लाल किला का परिसर दिल्ली में। 2007 में लाल किला परिसर दिल्ली में। अब आप ये देखो, दिल्ली में लाल किला भी, फिर उसके बाद हमने पीछे बात की था कुतुब मीनार भी दिल्ली में, तो ये भी इसमें शामिल की गई थी। और हुमायूं का मकबरा, ये भी कहाँ से शामिल हुआ है, दिल्ली में ही है। तो तीन जो है दिल्ली शहर जो है उसके यहाँ पर मकबरे जो है इसमें तीन दिल्ली के जो स्थल है वो इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद आता है 2010 के अंतर्गत बात करते हैं अपन, तो जयपुर में एक वो है वैधशाला, उसका नाम आता है जंतर मंतर। सवाई जयसिंह द्वितीय नाम के जयपुर में एक राजा हुए थे, उन्होंने 5 वैधशालाएं बनवाई थी। इसमें से सबसे बड़ी जो वैधशाला आती है वो जयपुर में स्थित है, उसका नाम आता है जंतर मंतर। और वैधशालाओं का निर्माण किया गया था नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए, समय की गणना करने के लिए। तो जंतर मंतर को जिसमें शामिल किया गया है 2007 में इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा, अभी मैंने आपको घाट के बारे में बताया था, 2 घाट होते हैं, पूर्वी घाट और दूसरा कौन सा आता है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को भी 2007 में इसमें शामिल किया गया था। फिर इंपॉर्टेंट, माफ कीजिएगा, 2010 में 7 में तो दिल्ली का लाल किला था।
2010 में इसको शामिल किया गया था। फिर है 2013 में, और 2013 में यूनेस्को ने जिस चीज़ को शामिल किया वो राजस्थान में 6 किले आते हैं, और वो राजस्थान के 6 किले जो है वो पहाड़ी किले हैं। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, वो 6 पहाड़ी किले कौन कौन से हैं? तो एक तो आमेर का किला जो जयपुर में स्थित है, दूसरा जैसलमेर का किला जिसे स्वर्णगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसलमेर का किला। एक है चित्तौड़गढ़ का किला जो महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा इनके संबंधित है, महाराणा उदय सिंह। एक भारत की सबसे बड़ी जो दीवार है वो कहाँ पर आती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो एक है जिसमें कुंभलगढ़ का किला। वैसे विश्व की, जैसे आप जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी दीवार चाइना की है, चीन की दीवार सबसे बड़ी है। ऐसे भारत की सबसे बड़ी जो दीवार आती है वो कौन सी आती है? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले में है ये दीवार। पांचवा फिर इसमें आता है एक चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, रणथंभौर का किला। पूरे भारत में सबसे पहली बार जो साका हुआ था, जोहर हुआ था, या एकमात्र जल जोहर जो हुआ था वो रणथंभौर के किले में हुआ था। तो एक है रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और 6 नंबर पे यहाँ पे आता है गागरोन का किला, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो जल दुर्ग है, तो वो कौन सा आता है यहाँ पर? गागरोन का किला। इन 6 को यहाँ पर 2013 में 6 पहाड़ी किले हैं राजस्थान के, जिनको इसमें क्या किया गया था? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 2014 में रानी की बाव। रानी की बाव, या इसको कहा जाता है रानी की बावड़ी। ये रानी की बावड़ी जो है ये पाटन गुजरात में ही स्थित है। तो रानी की वाव, या इसको बोलते हैं रानी की बावड़ी, इसको शामिल किया गया 2014 में। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, वो भी इसी समय इसमें शामिल हुआ था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो भी इसी समय इसमें क्या हुआ था? शामिल हुआ था। पाटन गुजरात में आती है रानी की बाव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2014 के बाद 2016 में एक पार्क आता है, उसका नाम है नेशनल पार्क है खंगचेद जोगा पार्क। कई जगह पेपर में सिर्फ जोगा पार्क दिया होता है, इसका नाम है खंगदेंग जोंगा पार्क। जोगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क, खंगदेग जोगा पार्क। कई जगह जोगा भी दे रखा, तो जोगा भी आप याद रख लीजिएगा। नालंदा विहार में दूसरा पॉइंट है इसमें 2016 में, नालंदा विहार जो है ये अशोक से संबंधित है, मौर्य राजा से। तो नालंदा विहार में क्या है? वहाँ का महाविहार का पुरातात्विक स्थल वो इसमें शामिल किया गया था। नालंदा विहार में महाविहार का पुरातात्विक स्थल इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा ली कार्बुज के वास्तुकला को भी इसमें शामिल किया गया। ली कार्बुज वास्तुकार जो थे, वास्तुकार की वास्तुकला को शामिल किया गया। तो एकमात्र ऐसा वास्तुकार जिसकी वास्तुकला को शामिल किया यूनेस्को ने, वो आते हैं ली कार्बुज। 2016 में 3 चीज हुई। उस 2016 के बाद 2017 में एक ऐसा शहर जो पहली बार विश्व धरोहर विरासत में शामिल हुआ। विश्व धरोहर विरासत में शामिल विश्व का एकमात्र शहर है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर विरासत में शामिल किया है। और वो शहर कौन सा आता है? अहमदाबाद, गुजरात का। कब शामिल किया गया था इसको? 2017 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद आता है 2018 में। मुंबई में क्या है कि जो आर्ट वगैरह होती है उनको इसमें शामिल किया गया था, जिसका नाम था आर्ट डेको।
ये आर्ट है, कला है, इसको इसमें शामिल किया गया था, मुंबई की है। दूसरा, मुंबई में एक कला और आती है यहाँ पर, विक्टोरियन गोथिक, ये भी इसको इसमें शामिल किया गया था। विक्टोरियन गोथिक को इसमें शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको मुंबई में स्थित है, तो इनको इसमें 2018 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। 2019 में गुलाबी नगरी, और गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को, उसको इसमें पूरे जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गुलाबी नगरी जयपुर, और गुलाबी शहर में रंगवाने वाले जो थे वो राम सिंह सेकंड नामक राजा थे, उन्होंने इसको गुलाबी शहर में रंगवाया था जयपुर को, तो इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2019 में। दूसरा, एक मंदिर आता है, उसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, यहाँ पे तेलंगाना में स्थित है, वो 2019 में शामिल हुआ। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, और मंदिर वाले टॉपिक में मैंने इसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन कर रखा है, तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। 2021 में फिर यहाँ पर शामिल हुआ हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल, उसका नाम आता है धोलावीरा स्थल। तो धोलावीरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ये कर्क रेखा पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा आप जानते हो, राजस्थान रेखा जो है भारत के 8 राज्यों में से होकर के गुजरती है। तो एकमात्र स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 देशों में विकसित हुई थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें धोलावीरा एकमात्र स्थल है जो किसमें, कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद 2023 में जो 40 थे, 41 और 42वां जो इसमें शामिल किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर का घर है, और रविंद्रनाथ टैगोर का जो घर है वो उसका नाम है शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर को इसमें शामिल किया गया है। तो कोई भी अगर शैक्षणिक के हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से, सामाजिक के हिसाब से जो अच्छा क्षेत्र होता है तो उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा का और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसको बढ़ावा मिल सके, इस वजह से ही। दूसरा, कर्नाटक में एक मंदिर आता है, उसका नाम आता है होयसैल मंदिर, वो भी इसमें 2023 में शामिल हुआ था। तो 42वां जो आता है आपको कौन सा जाता है, होयसैल मंदिर कर्नाटक का। इस प्रकार से हमने देखा है कि भारत में जो पुरातात्विक स्थल है वो एक तो मिश्रित आया था, 7 इसमें प्राकृतिक आए थे, और फिर 34 जो है इसमें सांस्कृतिक स्थल है, और किन को कब किस वर्ष शामिल किया गया था ये पॉइंट इसमें देखा है। नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं, अहमदाबाद जो एकमात्र ऐसा शहर है जिसको विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया गया था। अहमदाबाद एकमात्र ऐसा शहर है जिसको विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, एकमात्र शहर। इसके अलावा दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जिसके 3 स्थल जो यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो एकमात्र शहर है जिसके 3 स्थल यहाँ पर शामिल हुए हैं, और राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 6 किले इसमें शामिल हुए हैं। विश्व धरोहर सूची में जो शामिल होते हैं तो इनको शामिल करने वाली कौन होती है, तो पीछे पढ़ा था हमने, यूनेस्को शामिल करती है। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के कितने आए थे, 42। ये 42 जब हुए तो भारत जो है शामिल स्थल जो है 42 है। अब ये जब शामिल होते हैं तो भारत विश्व धरोहर सूची में विश्व में कौन से स्थान पर आ गया, विश्व में स्थान, विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत में स्थान आता है कौन से नंबर का, 6 नंबर का स्थान यहाँ पर भारत का होता है। 40वें नंबर से 6 नंबर पर हम पहुंच चुके थे। महाराष्ट्र जो राज्य है जिसमें एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ये बहुत कुछ है। तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है, सर्वाधिक स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है अलग से नोट में। अहमदाबाद, राजस्थान के 6 किले, दिल्ली,
स्थान छठा पूरे विश्व में, और महाराष्ट्र ऐसा आता है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें सर्वाधिक स्थल यहाँ पर शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये आपकी एक वीडियो थी। इस वीडियो के अंतर्गत हमने, इस क्लास के अंतर्गत हमने भारत के विश्व विरासत स्थलों को कंप्लीट किया है। यदि क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करें। व्यू आते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, आपके लाइक से मोटिवेशन प्राप्त होता है, तो आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। निःशुल्क क्लासेस जो है वीआरबी एजुकेशन आपके लिए उपलब्ध कराता रहेगा, और आप घर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हो विदाउट आपको कोई भी 1 रुपए खर्च किए हुए। तो क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अच्छी लगे तो क्लास लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।